मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन नंबर 1 हिस्ट्री क्लास 10th का 5th वीडियो है। इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। हमने ऊपर कंजर्वेटिज्म के बारे में पहले पढ़ लिया था, जो कि नॉवल जो सोसाइटी से बिलोंग करते थे। मोनार्क जो पूरा ग्रुप था ना, जो पावरफुल लोगों का, रिच लोगों का था ग्रुप, वो कंजर्वेटिव्स ग्रुप था। लेकिन 1815 के बाद जो ये न्यू कंजर्वेटिव्स ग्रुप है उसके बारे में आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। इससे पहले जो मैंने टॉपिक में समझा दिया है, और जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी आज का टॉपिक ये टॉपिक और इसके बाद का हो जाएगा। जो रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आता तो दूसरी बार सुनिए। मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, आपका ये टॉपिक क्या बताता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वाटरलू की जो वॉर हुई थी, उस वॉर में नेपोलियन डिफीट होता है 1815 के अंदर। अब 1815 में देखो आफ्टर आ गया, तो इनकी नेपोलियन की डिफीट होने के बाद में वहाँ पर क्या होगा ये सब आप इस पैराग्राफ में देखेंगे। तो एक तो यही क्वेश्चन बन गया कि नेपोलियन कब डिफीट हुआ था, 1815 में। वॉर पूछी जाए तो वाटरलू की वॉर में। ये 9th में था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है ये कि कंजर्वेटिव्स believed that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, the social heritage, property and the family should be preserved। अब ये आपसे ये क्या कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव्स का मानना था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, ये सब जो थे, ये क्या करते हैं, यहाँ की जो मोनार्च की जो है चर्च, मोनार्च की जो सोशल जो डिफरेंसेस हैं, जो ऊंच नीच है प्रॉपर्टी की, इन सबको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे ये राजा थे, तो उन्हें भी पास्ट में याद रखना होगा। जितनी भी पास्ट की बातें हैं वो ये चाहते थे कि आगे भी आने वाले टाइम में उन सबको याद रखा जाए। नेपोलियन के थ्रू जो आपको पता है, नेपोलियन कोड आप सबने पढ़ा भी होगा, 9th में भी था। इसके थ्रू बताया गया था कि नेपोलियन को मॉडर्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। मॉडर्नाइजेशन के मॉडल होता है, उसके आगे SATION लगाया हुआ है, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे मॉडल एक्टिविटीज़ की थी, प्रिंसिपल्स लेके आया था, और इस प्रिंसिपल्स की वजह से ही इसे मॉडर्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब क्या कह रहे हैं, नेपोलियन के थ्रू जो भी न्यू प्रिंसिपल्स स्टार्ट किए गए थे, वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स की सब रेस्पेक्ट करते थे, और वो चाहते थे कि वो प्रिंसिपल एज इट इज़ बने रहें, क्योंकि वो प्रिंसिपल इफ़ेक्टिव थे, और उनकी वजह से ये जो इनके ट्रेडिशनल जो स्ट्रेंथ है उसको एक प्रकार की स्ट्रेंथ मिलेगी, इनको ताकत मिलेगी, और जो है ये मोनार्च हैं ये और इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर उसके बाद में आगे बता रहा है कि मॉडर्न आर्मी इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेटिक का मतलब होता है गतिशील, जो चलता रहे, इकोनॉमी, अबोलाइजेशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सेफडम। देखो, सेफडम का मतलब आप सबको पता है भूदास होता है। भूदास क्या होता है, जो भूमि पर काम करता है। तो ये कह रहे हैं ये जो सिस्टम होते हैं जिसमें हम लोगों से काम करवाते हैं, ये सब चीज़ें, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही। जैसे कि जो भी हम कहते हैं यस सर, यस मैम, इनकी जो कह दिया हमारे बॉस ने वही फाइनल है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये मोनार्ची को पावर प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में होनी चाहिए। फेडरलिज्म का मतलब भी आपको पता है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े ज़मींदार जो होते हैं, वो लैंडलेस जो लोग होते हैं उनसे, या फिर जिनके पास स्मॉल लैंड होती है, उनसे क्या करते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो रिवेन्यू कलेक्ट करने का इन जो लैंड ऑनर्स जो होते हैं या बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है उसे ही फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि 1815 में ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था।
और डिफीट करने के बाद में ये सब एक जगह मिले थे जिसका नाम था वियना। ठीक है, अब वियना की इस जगह पर ये सारे मिले थे और इन सब ने क्या किया था, एक ट्रीटी साइन की थी, जिस ट्रीटी को 1815 वियना ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और इस ट्रीटी के जो चांसलर थे, जो हेड थे, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक थे। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ट्रीटी कहाँ पर साइन हुई थी? वियना में हुई थी। ट्रीटी किसकी अगेंस्ट हुई थी? नेपोलियन के डिफीट होने के बाद में उसका जो एम्पायर था ना, उस एम्पायर को आपस में बांटने के लिए हुई थी। इसके अंदर जो हेड कौन था, होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने इसे होस्ट किया था। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे आपको बताया गया है कि ये जो ट्रीटी साइन करने के बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो बर्बन जो डायनेसिटी थी, जो कि फ्रांस के अंदर थी, उसे फिर से रिस्टोर किया गया था। इसे रिस्टोर करने के पीछे रीज़न ये था कि जो लोगों की सिंपैथी वगैरह थी वो वापस से लेना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या किया था कि ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 के अंदर जिसे साइन किया गया था, अब किस किस के बीच में साइन हो गई ये तो पता चल गया होगा आपको। एक तो जो नेपोलियन के एरियाज़ थे और एक जिस लोगों ने नेपोलियन को डिफीट किया था। अभी मैंने आपको बताया उन सारे कंट्रीज़ के नाम जिन सब ने एक ग्रुप बनाकर नेपोलियन को डिफीट करने का काम किया था। अब इन सब लोगों ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया। उसके बाद में उसी के अगेंस्ट में ट्रीटी भी साइन की, जिसे वियना ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जो 1815 में हुई थी। उसने जितने भी चेंजेस किए थे, उन सारे चेंजेस को वो लोग क्या करना चाहते थे? ख़त्म करना चाहते थे। नेपोलियन के थ्रू जो भी चेंजेस किए गए थे, और जो बर्बन डायनेसिटी थी उसको फिर से रिस्टोर करना चाहते थे। फ्रांस लॉस्ट एरिया विच, जो फ्रांस ने जितने भी एरियाज़ को लॉस्ट किया था, उन सबको जो नेपोलियन के अंडर में उन सबको क्या किया गया था? एक बाउंड्री बनाकर उन्हें फिक्स कर दिया गया था। कहीं पे नीदरलैंड की को एरिया दे दिया गया था, कहीं पे पुर्शिया ने ले लिया, कहीं पे किसी ने ले लिया। इससे क्या करना चाहते थे कि अगर फ्रांस के आर बार उनकी बाउंड्री डिसाइड की जाएगी तो फिर से कोई नया नेपोलियन ना खड़ा हो जाए और उनकी बाउंड्री को फिर से अपने अंदर, अपने एरिया में फिर से ना मिला ले। देखो, इन लोगों को पता था कि ये जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, और जब गलत करते हैं तो इन्हें डर भी था कि पहले भी इन्होंने गलत किया था, और जिसकी वजह से नेपोलियन जैसे इंसान का उदय हुआ, नेपोलियन बना, उनकी गलतियों की वजह से ही बना। इसीलिए अब की बार इन्होंने क्या किया, फिर से इसको बाउंडेड कर दिया गया, फिर से कोई नेपोलियन ना बन के खड़ा हो और इनकी पावर को फिर से इनसे छीन ले। तो कहने का मतलब है कि इन सब ने बाउंड्रीज़ वगैरह बना दी थी इसके स्टैंड पे, एरिया एक्सटेंड ना कर सके। नॉर्थ में नीदरलैंड हो गया, जिसमें बेल्जियम को इन्वॉल्व किया गया। साउथ के अंदर आपका पिगमेंट वाला जो एरियाज़ है उसमें जेनेवा को ऐड कर दिया गया। ठीक है, पुर्शिया को भी कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ठीक है, वेस्ट के अंदर, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन सेंट्रल ऑफ नॉर्थर्न इटली एंड, और जो ऑस्ट्रिया है उसको नॉर्थर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। ठीक है, बट नेपोलियन ने जो 39 जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इनको बनाकर कॉन्फेडरेशन, जो एक ग्रुप बनाया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन ग्रुप बनाया था, 39 स्टेट्स को मिलाकर, 39 जो स्टेट्स है इनको मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन ग्रुप बनाया था ऑफ पोलैंड गिव टू पुर्शिया एंड रशिया एंड पुर्शिया, और इन सबको रशिया और पुर्शिया के पास दे दिया गया था। एंड रशिया एंड पुर्शिया was given to portion of सैक्सनी, और जो सैक्सनी का जो पोर्शन था ये किसको दे दिया गया? रशिया और पोलैंड को दे दिया गया था। जब नेपोलियन ने मोनार्चीज को ख़त्म करके नए कंजर्वेटिव्स बनाने का एम किया था उस टाइम तक, लेकिन अब उसके बाद में नेपोलियन तो डिफीट हो गया। अब नेपोलियन की डिफीट होने के बाद में वो फिर से क्या करेंगे? न्यू कंजर्वेटिव्स बनाएंगे। यही हमारी हेडिंग थी। तो इस टॉपिक में सिर्फ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो 3 मार्क्स का आता भी है, ट्रीटी ऑफ वियना। तो किस किस के बीच में हुई थी? जो फ्रांस और इन सारे कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। इससे क्या किया गया था? फ्रांस से उसकी सारी पावर ले ली गई थी, बर्बन डायनेसिटी को रिस्टोर किया गया था। ठीक है, और ये सारे एरियाज़ उनके ऊपर बना दिए गए थे।
अब आगे देखो क्या किया गया है। 1815 के अंदर 1815 की जो कंजर्वेटिव सिस्टम था, एक एडवोकेट सिस्टम था। एडवोकेट तो सबको पता होगा क्या मतलब होता है एडवोकेट्स का। एडवोकेट का मतलब होता है जो रिच लोगों का जो ग्रुप होता है उसे एडवोकेट कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कंजर्वेटिव रिजिम सेट अप इन 1815 वाज एडवोकेट। जो नया कंजर्वेटिव जो रिजिम सेट होगा 1815 के बाद में, वो एक एडवोकेट था, अमीर लोगों का ग्रुप था। ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसाइज एंड डिसेंट। डिसेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि सहमति से इन सब की। एंड शॉर्ट ऑफ क्यूब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमिटी ऑफ एडवोकेटिक गवर्नमेंट। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये मना करते थे और ये सब सहमत भी थे, सहमति को पसंद नहीं करते थे। किस चीज़ की, कंजर्वेटिव की जो पोजीशन थी उनको। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेंसरशिप laws of control all idea of liberty and freedom in book newspapers like French Revolution। अब ये भी क्या करते थे कि इनमें से जो ज़्यादातर जो लोग थे वो ये भी चाहते थे कि फ्रांस की तरह ही कि इम्पोज किया जाए सेंसरशिप को। सेंसरशिप के थ्रू जो लॉ बनाए गए थे, जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। जो आपके लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं ये तो आप सबको पता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, अवेयर होगे, तो आप सबको पता चलेगा क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट memory of French Revolution nonetheless continued inspire liberals। लेकिन जो लिबरल्स है वो ये क्या चाहते थे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरी है वो सबके माइंड में बनी रहे। न्यू कंजर्वेटिव्स लिबरल नेशनलिज्म्स मेन टॉपिक इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये क्या चाहते थे कि इनका मेन मुद्दा क्या था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस दी जाए, कि हमें जो काम करना है वो हम करें, हमें जो सही है उसे न्यूज़पेपर में प्रिंट कर सके। इन सब की फ्रीडम की ये डिमांड करते थे। कौन करते थे, लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो करते थे। लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, लिबरल तो पता है आपको, जो चेंज चाहते थे, राजा को हटाना चाहते थे, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चाहते थे। नेशनलिस्ट का मतलब है जो अपने नेशन को एक करना चाहते थे। तो ये जो लोग हैं ये क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते थे। अब आपका अगला टॉपिक है द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। अब देखो आगे जो रिवोल्यूशनरीज उनके बारे में क्या है। During the year following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground। 1815 में जो डर था किस चीज़ का, कि भाई वो उन्हें दबा देंगे, नेशनलिस्ट जो है लिबरल्स। 1815 में एक प्रकार से एक नया ग्रुप डेवलप होने लगा। 1815 के बाद में जो फियर और जो डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड था, लिबरल्स नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड, उन सब ने क्या किया, इन सबको अंडरग्राउंड कर दिया। ये सब छिप गए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके साथ कुछ गलत होने वाला है। इसलिए इन्होंने फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने लिए एक सीक्रेट एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी थी। यूरोप में जो रिवोल्यूशनरी को ट्रेंड करने के लिए एक सीक्रेट एसोसिएशन बनाई गई। क्यों बनाई गई, क्योंकि बाहर आते तो उनको डर लग रहा था, इसलिए इन लोगों ने छिपकर क्या किया, एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी। देखो 1815 तक बहुत सारी चेंजमेंट आ गए थे, फिर से एक नया कंजर्वेटिव्स आ गया था। तो जो रिवोल्यूशनरी थे उनको डर था और इसीलिए अब वो छिपकर यूरोप के अंदर क्या करने लग गए थे, ट्रेनिंग लेने लग गए थे। जो रिवोल्यूशनरी होने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये क्या चाहते थे, जो मोनार्ची की फॉर्म है उसे अपोज करना चाहते थे। और वियना जो कांग्रेस के टाइम पे उनके साथ जितनी भी गलत चीज़ें हुई हैं उनको वापस मेंटेन करना चाहते थे, लिबर्टी एंड फ्रीडम वापस लाना चाहते थे। मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ को फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए इम्पॉर्टेंट मानते थे। इनमें से बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं ना, वो क्या मानते थे, नेशनल स्टेट जो है, अगर हम सबको मिलाकर एक नेशनल स्टेट बना ले तो नेशनल जो स्टेट्स है, नेशनल स्टेट को फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए इम्पॉर्टेंट मानते थे। क्योंकि एक नेशनल स्टेट बनाएंगे तो लोगों के मन में एक जैसी फीलिंग आएगी, और जब एक जैसी फीलिंग आएगी
तब जाकर वो फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और समझेंगे तभी तो वो स्ट्रगल करेंगे। अब ये पेन है, इसके लिए आप लोग लड़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन जहाँ पर ऐसी इमेज आए कि सब ये पेन सबका है, तो वहाँ पर सब उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को इसके साथ जोड़ दिया था कि लोग जब एक जैसी फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो सबके एम एक जैसे होते हैं, तभी जाकर कोई स्ट्रगल है वो मेन बनता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा नाम है गुजिपी मैजिनी का। ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। गुजिपी मैजिनी जो कि इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, इनका जो जन्म है जिनेवा में हुआ था 1807 में। 1807 में जिनेवा में एक रिवोल्यूशनरी का जन्म हुआ था जो इटालियन थे। क्या नाम था? गुजिपी मैजिनी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके लिए आएगा। इन्होंने क्या किया था, ये कार्बोनियंस के अंदर इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। 1831 के अंदर लिगुरिया में एक वॉर हुई थी, और जिस वॉर की वजह से इन लोग को 24 एज के लिए अपने कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। कंट्री कौन सी थी? इटली थी। इटली से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्या बना रहे थे? सीक्रेट एसोसिएशन बना रहे थे। इन्होंने जो सीक्रेट एसोसिएशन बनाई थी, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज के अंदर इन्होंने जो बनाई थी उसका नाम क्या था? यंग इटली। और एक बनाई थी यंग यूरोप इन बर्लिन। 1833 के अंदर बनाई थी, 1833। अब ये नाम आपको याद होने चाहिए। मैजिनी के द्वारा बनाई गई दो सीक्रेट ग्रुप के नाम क्या थे? यंग इटली इन मर्सलीज, यंग यूरोप इन बर्न। ये दो बनाई गई थी। इसकी डेट है 1833। इसकी अभी मुझे थोड़ी ध्यान में नहीं है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये सीक्रेट एसोसिएशन बना ली। इसके थ्रू क्या करना चाहते थे? इटली को एक यूनिफाइड करना चाहते थे, इटली को एक करना चाहते थे, क्योंकि जो इटली है वो भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। फिर उसके बाद में मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेशनल यूनिट ऑफ मैन काइंड। मैजिनी का क्या मानता था ये कि जो गॉड है ना, उसने जो भी आपका नेशन है उसमें मनुष्यों की जो प्रकृति है ना वो एक जैसी बनाई है। ये नहीं है कि वो बड़ा है, ये छोटा है, ये नेशन सबका है, और इसमें रहने का फ्रीडम से, लिबर्टी से सबका राइट है। इटली के स्मॉल स्टेट और रीजन्स को जोड़कर वाइडर अलायंस ऑफ नेशनल बनाना था। ये क्या चाहता था कि इटली जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है ना, इन सारे पार्ट्स को मिलाकर एक लार्ज किंगडम बनाना चाहता था। मैजिनी के मोनार्ची सिस्टम के अपोजिशन व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के विज़न ने कंजर्वेटिव्स को हरा दिया। अब ये जो था ना, इनका विज़न था, कैसा विज़न था, क्या सोचते थे, क्या देखते थे कि रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बल्कि कंजर्वेटिव कुछ और सोचते थे। और इसकी वजह से इन्होंने जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्हें झुकना पड़ा, और लास्ट में उनको अपनी पावर भी देनी पड़ी। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि मैटरनिक था, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने एक स्लोगन लिखा था। क्या इनकी एक स्लोगन था, ये बार बार पूछा भी जाता सीबीएसई के एग्ज़ाम के अंदर। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये लाइन किसने लिखी थी? मैटरनिक ने लिखी थी। तो ये आपको पूछा जाएगा, ये लाइन किसने लिखी थी? मैटरनिक ने लिखी थी। अब देखो किसके अगेंस्ट में लिखी थी? सीधी सी बात है, मैजिनी के अगेंस्ट में लिखी थी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है आपका, गुजिपी मैजिनी। तो इसके बारे में लिख लेना है। दो सीक्रेट एसोसिएशन है, बॉन में 1807 में इनकी जन्म हुआ था, और उसके बाद में जो लिगुरिया में वॉर हुई थी उसकी वजह से इन्हें कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। बट इनको कोई मतलब मेन जो इनका रिज़ल्ट आया नहीं था, लेकिन फिर भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसमें? इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर। ये आगे इस लेसन में आएगा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कीजिए। थैंक यू।